नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सिख इतिहास को देखा था, साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को भी देखा था। इस लेक्चर में हम सेकंड एंग्लो सिख वॉर को देखेंगे और एनेक्सेशन ऑफ पंजाब देखेंगे। साथ ही पंजाब के अधिग्रहण के और भी जो कंसिक्वेंसेस हुए वो हम समझेंगे, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कोहिनूर की कहानी को भी समझेंगे। अब चलते हैं सीधे सेकंड एंग्लो सिख वॉर की तरफ, क्योंकि 1846 में जब भैरोवाल की संधि साइन हुई उसके 2 ही साल में ऐसा क्या हुआ कि द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसे समझने के लिए आइए चलते हैं सीधे द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध की तरफ, क्योंकि मात्र 2 साल के अंदर ये शुरू हो जाता है। देखिए 1846 में खत्म हो रहा है, 1848 में द्वितीय आंग्ल युद्ध शुरू भी हो जाता है। तो अगर हम पृष्ठभूमि समझेंगे द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध की, तो एक तो पहली पृष्ठभूमि तो यही थी कि लाहौर और भैरोवाल की जो संधियां थी बड़ी अपमानजनक थी। और हमने एंग्लो मैसूर युद्ध में भी देखा था कि जब बहुत अपमानजनक संधि की जाती है तो प्राय वो अगले युद्ध की ओर ले जाती है। जब हमने देखा था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, जो कि बहुत ही अपमानजनक थी टीपू सुल्तान के लिए, इसीलिए फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। वैसे ही यहाँ पर जब लाहौर और भैरोवाल जैसी अपमानजनक संधि होती है तो मान के चलिए कि सिख जैसी जो स्वाभिमानी जाति है वो तो इस संधि का प्रतिकार करेगी, और वही हुआ। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना और उस समय हो रही थी। 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है। याद करिए डलहौजी वही है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का प्रयोग करके यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य में अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को समाहित करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में 1848 में जब उसे पंजाब दिखता है, उससे पहले सिंध का समावेशन ब्रिटिश साम्राज्य में हो चुका होता है, तो डलहौजी की उस पर नजर जाना लाजमी था। तो ये तो कारण थे जो पीछे का बैकग्राउंड बना रहे थे। और वही डलहौजी जब आता है तो उसकी नीतियां और भी ज्यादा आक्रमणकारी हो जाती हैं, और भी ज्यादा शोषणकारी हो जाती है, जिसके विरोध में मुल्तान जो कि पंजाब राज्य का एक सूबा था, उसका जो गवर्नर मूलराज होता है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। अब जब मुल्तान का गवर्नर मूलराज इस्तीफा दे देता है तो ब्रिटिश रेजिडेंट अपने किसी पसंद के व्यक्ति को वहां का गवर्नर बनाना चाहता है और उस व्यक्ति को भेजता है, साथ ही 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को भी उनके साथ भेजता है। लेकिन जब ये लोग मुल्तान पहुंचते हैं तो मुल्तान के लोग विद्रोह कर देते हैं और इन 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी जाती है। और यहीं से जिस विद्रोह की शुरुआत होती है उसके ही रिटेलिएशन में जो अंग्रेज आगे आते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध की, यानी कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर की। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बीच की जब हम बात करें तो इसमें कई छोटे छोटे युद्ध हुए हैं। जैसे मुल्तान का युद्ध यहाँ से तो शुरुआत ही हो रही है, फिर चिलियावाला का युद्ध, फिर जामनगर का युद्ध, फिर गुजरात का युद्ध। ये देखिए जो गुजरात है ये भारत का स्टेट गुजरात की बात नहीं हो रही है। वस्तुतः गुजरात आज भी पाकिस्तान में एक शहर है, ये वही गुजरात है जो पंजाब का हिस्सा हुआ करता। तो ये जो छोटे छोटे युद्ध होते हैं उन सब में अंग्रेज जीतते हैं, और ये जो गुजरात का युद्ध जो अंतिम युद्ध होता है इसमें जो अंग्रेज हरा देते हैं, तो अब अंग्रेजों के पास निर्णय की चाबी थी कि अब पंजाब के साथ क्या किया जाए। और अंग्रेज कौन? गवर्नर तो सर डलहौजी था, उसके पास निर्णय की चाबी थी। अब सोच के देखिएगा डलहौजी जैसा व्यक्ति क्या करेगा। उसका तो मोटिव ही था ना कि ब्रिटिश राज में अधिक से अधिक राज्यों का विलय करे, और इसी वजह से 29 मार्च 1849 में डलहौजी घोषणा करता है कि ये पूरे पंजाब को ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया है। यानी कि देखिएगा प्रशासन पे और अधिक नियंत्रण नहीं करना चाहता बल्कि पूरा ही विलय कर लेता है। और दलीप सिंह को पेंशन पे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। हालांकि जो बहुत से ब्रिटिश अधिकारी थे वो खुद एनेक्सेशन के विरोध में थे। वो क्यों, जरा समझिएगा। वो इसलिए क्योंकि उस समय भाई पंजाब का प्रशासन किसके हाथ में था? रेजिडेंट के हाथ में तो था, क्योंकि वो जो परिषद थी 8 सरदारों की, याद करिए भैरोवाल की संधि, उसमें जो 8 सरदारों की जो परिषद बनाई गई थी जो प्रशासन चलाएगा, उसका अध्यक्ष रेजिडेंट था। तो अगर कोई विद्रोह हो रहा है ये तो प्रशासनिक मामला है हुआ ना, उसकी सजा आप राजा को क्यों दे रहे हैं? दलीप सिंह से क्यों अधिकार ले लिया? क्यों आपने दिलीप सिंह से पूरा पंजाब राज्य ले लिया? और इसीलिए एक जो ब्रिटिश इतिहासकार है मेजर इवांस बेल, वो तो कहता है द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वॉज नो एनेक्सेशन, इट वॉज अ ब्रीच ऑफ सैक्रेड ट्रस्ट। ये एक विश्वासघात की बात कहता है कि पंजाब का अधिग्रहण कोई अधिग्रहण नहीं है, तो बल्कि एक बहुत बड़ा विश्वासघात है जो आप एक सैक्रेड ट्रस्ट को, एक जो पवित्र जो विश्वास है उसे तोड़ने के समान था। बहरहाल बात जो भी हो 1849 में पंजाब ब्रिटिश राज का हिस्सा बन चुका होता है। अब चलिए चलते हैं जरा आंग्ल सिख युद्धों यानी कि इस विजय में जो अंग्रेजों की पंजाब पे जो विजय हुई थी उसके महत्व को समझ लेते हैं।
एक तो आप समझ लीजिए कि संपूर्ण भारत पे अब अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक के अंतर्गत आ गए थे। और जो डलहौजी ने जो अभी अपने कार्यकाल की शुरुआत ही की थी, उससे अपनी नीतियों पे अत्यधिक भरोसा आ गया और इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार एनेक्सेशन करना शुरू करता है, व्यवगत सिद्धांत का प्रयोग करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का प्रयोग करता है। आप अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कैसे वो एक एक करके सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी जैसे छोटे छोटे राज्यों को अब ब्रिटिश साम्राज्य में वो मिलाने लगता है, क्योंकि बड़े राज्यों को तो उसने पहले ही कंट्रोल कर लिया था, तो छोटों को मिलाने में उसे क्या समस्या हो सकती। दूसरा जो महत्वपूर्ण फायदा अंग्रेजों को हुआ वो ये हुआ कि अब सिख आर्मी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा हो गई, क्योंकि अब तक की जो सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती थी अब वो भी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है। और इसका फायदा अंग्रेजों को थोड़े ही दिनों बाद 1857 की क्रांति में होता भी है, जब यही जो सिख सैनिक थे ये 1857 की क्रांति को दमन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक उपयोगी साबित होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फायदा अंग्रेजों को होता है, उनकी जो अफगान नीति होती है उसमें पंजाब विजय सहायक हो जाती है। कैसे? एक तो ब्रिटिश इंडिया की जो सीमा थी अफगानिस्तान को छूने लगती है, जिससे अफगानिस्तान के अमीरों पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। और हुआ भी यही होता है। आगे हम देखेंगे कि 1878 में जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है तो अंग्रेज जीत जाते हैं और अफगानिस्तान को भी सहायक संधि करने के लिए बात कर देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पंजाब की विजय का महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही अब अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के पास सिख सिपाही थे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की या ब्रिटिश राज की सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए ब्रिटिश सिपाहियों की जरूरत नहीं थी। सिख सिपाही थे जो सबसे मजबूत सिपाही माने जाते थे पूरी दुनिया में, जो अफगानियों को पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह रोक के रखे थे। आपको याद भी होगा बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है सारागढ़ी का युद्ध, जिसपे एक मूवी भी बनी है केसरी। उसमें यही था कि 21 जांबाज 36 सिख रेजिमेंट के जो 21 सिपाही थे उन्होंने 10,000 अफगानी लड़ाकों को कई घंटे रोक के रखा था। आपने अगर मूवी ना देखी हो तो जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करता हूं, बहुत शानदार मूवी है। इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजों की पंजाब विजय कितनी महत्वपूर्ण थी। एक अन्य कारण से ये विजय बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इस विजय के बाद से जो कोहिनूर हीरा था वो अब भारत का ना रहा बल्कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के पास चला गया और उनके ताज में ये सजना शुरू हो गया था। देखिए उसकी एक झांकी, ये देखिए, ये जो आप ऊपर हीरा देख रहे हैं ना, ये जो ताज में, यही कोहिनूर है। ध्यान से देखिए इसे। थोड़ा सा इस स्टोरी को समझ लेते हैं कोहिनूर की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चूंकि ये अभी हमारे करंट का भी हिस्सा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा इसे सुन लेते हैं, आपको मजा आएगा जब ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इस कोहिनूर को भारत सरकार ने कई बार मांगा है ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन क्या कह के मना कर देता है, क्योंकि इसके बहुत से दावेदार हैं। वो कहता है कि कोहिनूर के भारत ही नहीं दावेदार है बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ऐसे कई देश दावेदार हैं। तो चूंकि कई देश दावेदार हैं तो हम किसी को नहीं दे सकते। हालांकि ये तर्क गलत है, क्योंकि अगर हम ओरिजिन कंट्री की बात करें तो ये जो हीरा है कोहिनूर का, ये भारत में ही निकाला गया गोलकुंडा खदान से। और गोलकुंडा के जो सेनापति थे मीर जुमला, उसने इसे शाहजहां को दिया था और फिर मुगलों से लूटकर नादिर शाह इसे ईरान ले जाता है और ईरान से अहमद शाह अब्दाली से गिफ्ट के रूप में प्राप्त करता है और उसके पुत्र शाह सुजा द्वारा ये रणजीत सिंह को दिया जाता है। ये है इसकी पूरी जर्नी। और यही रणजीत सिंह से दलीप सिंह को मिलता है और दलीप सिंह से ब्रिटेन द्वारा ले लिया जाता है जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख हार जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रिटेन का तर्क है कि इसके कई दावेदार है, भाई कई दावेदार हो गए, क्योंकि नादिर शाह की वजह से ईरान हो गया दावेदार, अब अहमद शाह अब्दाली की वजह से हो गया अफगानिस्तान हो गया दावेदार, और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके दावेदारी करेंगे ही, क्योंकि कभी ना कभी इन क्षेत्रों में भी ये रहा है। हालांकि अगर हम बात करें इसके करंट की, इस मुद्दे की, तो भारत सरकार भी अब इसे मांगने के मूड में नहीं है। क्योंकि देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप हीरे को लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब देते हुए भारत सरकार ने कहा कि एंटीक्विटीज और जो आर्ट ट्रेजर्स एक्ट है 1972, उसके अंतर्गत केवल हम उन्हीं संपत्तियों के रिट्रीवल या उन्हीं संपत्तियों को भारत में लाने का प्रयास जो कि
इलीगली एक्सपोर्ट की गई है और ये हीरा तो मात्र गिफ्ट दिया गया था, अतः इसके रिट्रीवल करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर सकते। ये भारत सरकार का स्टैंड था और भारत सरकार के इसी स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, क्योंकि जब ये देखिए, ये जो न्यूज जो मैं दिखा रहा हूं ये 2016 की है। उसके बाद जब 2017 में एक पीआईएल की गई कि क्या किया जा रहा है कोहिनूर हीरे को लाने के लिए, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को ही खारिज कर दिया और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार पे ऐसा कोई दबाव नहीं डाल सकता और भारत सरकार भी ब्रिटेन की सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाल सकती कि कोहिनूर भारत वापस लाया जा सके। हाँ, ये ब्रिटेन की भलमनस्ता पर है कि वो कोहिनूर भारत को दे दे, लेकिन ब्रिटेन ने तो अपने पहली नीयत साफ कर दी है जब वो कहता है कि इसके कई दावेदार हैं तो हम नहीं दे सकते। तो कुल मिला के आज ये मामला ऐसा कुछ है कि कोहिनूर की राह भारत तक आने की बड़ी मुश्किल हो चली है। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप जैसे कोई आईएएस बनेगा और इस मामले को कभी हाथ में लेता दिखेगा तो शायद इस मामले को हल कर पाए। इसी उम्मीद के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें। जय हिंद।